नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश विद्यार्थी एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। रेवाड़ी जिले के कस्बा धरवेड़ा की नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए कंवर सिंह यादव पर जो गलत मार्कशीट पेश करने के आरोप लगे हैं, उनको लेकर संदीप बोहरा ने रेवाड़ी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप देखेंगे तो 10वीं उसको मिलेगा। धरवेड़ा की जनता इस वीडियो को जरूर देखें। एडिशनल मैथ ले रखा है, सिविक सब्जेक्ट ले रखा है, जो कभी इस मुद्दे पर कंवर सिंह चेयरमैन ने कहा वो भी सुनिए इस वीडियो के अंत में। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। कभी भी जैसे सर्टिफिकेट के जो फ़ॉन्ट होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, सर्टिफिकेट्स में अलग नहीं होते। यहाँ पे फ़ॉन्ट दूसरे आ गए, यहाँ पे फ़ॉन्ट दूसरे आ गए, तो किसी नौसिखिए आदमी से बनवाया हुआ है टोटल। ये इसका ओरिजिनल है जो मैंने धारवाड़ा आरटीआई स्कूल से लिया है। इसके अंदर इसका उस नकली सर्टिफिकेट में तो 64 का बर्थ दिखा रखा है, और इसके अंदर ये कंवर सिंह 8/10/1957 इसका जो ओरिजिनल बर्थ है, जिसके अंदर ये फेल है। धारवाड़ा सरकारी स्कूल से आरटीआई से मैंने डॉक्यूमेंट लिया है। ये इसका फैमिली कार्ड है, जिसके अंदर इसने अपने जैसे पूरे परिवार का जो सब डाटा दिखा रखा है। इसने अपना बर्थ दिखा रखा है 1964 का, अपनी पत्नी का दिखा रखा है 58 का, मतलब इससे 6 साल बड़ी। और इनका जो पहला बेटा है उसका जो जन्म हुआ है 79 में हो गया, मतलब 14 साल 15 साल की उम्र में इनका बच्चा भी हो गया है। तो ये किस तरह से इन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, किस तरह से करा है, ये एक एक चीज़ आ जाएगी। फैमिली आईडी में तो गलती से भी हो जाता है, लेकिन ऐसे चला जाता है। एक इसने जो अपना फार्म जो भर रखा है उसके अंदर ये खुद लिख रखा है नॉमिनेशन फॉर्म में कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो इसके हिसाब से तो 56 का ही हुआ, फिर 60 का कैसे हो गया। लेकिन इसके जो नहीं मिल रहे वर्जन कहीं भी इसके मैच नहीं कर रहे हैं, हर जगह इसका वर्जन अलग अलग है। चोर की दाढ़ी क्या होता है कि मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मेरे वर्जन हमेशा अलग अलग मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा। दूसरा, जब हम इससे ये कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ इतने दिन से, इसने एक बार भी आके पब्लिकली कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी मीडिया के थ्रू इसने ये नहीं कहा कि संदीप बोहरा मुझ पर गलत आरोप लगा रहा है। और मैंने ये दावा किया था कि अगर मेरा कोई भी आरोप झूठा है तो मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दे, गाँव की पंचायत कर ले, धारवाड़ा की पंचायत कर ले। अगर मैं गलत निकलूंगा तो मेरे चाहे वो जैसा कहेंगे, जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये गलत है तो समाज जो धारवाड़ा की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, चुनावी सिस्टम के साथ इन्होंने धोखा किया है, सरकार के लिए आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, तो ये इस तरह से जब इन्होंने किया है तो दोषी तो वो खुद को दिख ही रहा है आप लोगों को कौन है कौन नहीं है। मैंने इस चीज़ की इलेक्शन कमीशन में शिकायत दे दी है, मैंने डीसी साहब को भी दे दिया है, और हमने जो हमारे आरओ रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी दे दिया था। अब कई लोग ये पूछते हैं जी आपने शुरू में क्यों नहीं दिया। आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी मैं बताता हूँ कि नॉमिनेशन हुआ था 16 तारीख को, 17 तारीख को हमारा स्कूटनी था, तो हमें इतनी जल्दी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हमें वो सर्टिफिकेट देखने में और वेरीफाई करने में समय लगता है। हमने ये तो बता दिया था कि ये 10वीं फेल है, लेकिन वो हमने वैसे ही उनको बताया था, जो आरओ साहब को बताते हैं जी 10वीं फेल है, ये पास नहीं है। लेकिन बोला जी इसने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, वो आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स भी हमें लेना पड़ता है। उसको देख के जब हमने चेक करा तो हम इलेक्शन का दौर, हमारा सिंबल 18 तारीख को सिंबल मिली। अब मैं अपना इलेक्शन लड़ूं या इसकी कानूनी कार्रवाई लड़ूं, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे लड़ने कंटेस्टेंट उम्मीदवार थे, तो मैं सारा दिन इसके पीछे पड़ा रहूं या अपने चुनाव में लड़ूं। तो हमारा काम था सूचना देना, सूचना हमने उपलब्ध करा दी थी। अब एक्शन लेना आरओ साहब का काम था, या जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न। कैंपेन के दौरान जैसे आप पब्लिकली आपने कभी भी इस तरह का नहीं कहा भाई फर्जी फेक सर्टिफिकेट है। जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आ जाए तो मैं कैसे आरोप लगाऊं। मेरे पास जब पुख्ता सबूत आ गए तो मैंने आरोप लगाया। इलेक्शन के दौरान जब 27 को हमारा इलेक्शन हो गया, उसके बाद में हमने इसकी पूरी जांच कर ली और हमारे पास पुख्ता सबूत आ गए, तो हमने 30 तारीख को आपको बता ही दिया था। जैसे इलेक्शन की घोषणा हुई मैंने तो वहीं के वहीं बता दिया था। ठीक है। और ये अब अगर जैसे अब ये नहीं मानता और लगातार ये कानून की आंखों में या चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने का ये लगातार काम कर रहा है, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, नहीं आएगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, कोर्ट में भी जाएंगे, और वहां से तो सजा का प्रावधान है, 7 साल की सजा है। क्योंकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट बना के आपने कोई भी अगर इस तरह के 420 की है तो उसका तो सजा है, कानून में है। जनता के साथ धोखा इन्होंने किया ही किया है। जिसकी नींव ही धोखे पे रखी गई है तो जनता की क्या सेवा करेगा, उससे क्या उम्मीद करे कि वो नगर पालिका के अंदर बैठ के 420 नहीं करेगा, जनता के गलत काम मतलब जनता के विरोध में गलत काम नहीं करेगा, या हमारा बहुत सारा, क्योंकि फाइनेंशियल जुड़े होते हैं इसमें, धारवाड़ा में बहुत पैसा लगाना होता है, अकाउंट होते हैं। तो इस तरह का फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिस आदमी ने अपनी शुरुआत की है और धारवाड़ा की जनता की आंखों में उन्होंने धूल झोंकी है, तो वो क्या गलतियां नहीं करेगा, वो आगे क्या ठगने का काम नहीं करेगा, नगर पालिका में बैठ के वो किसी जनता के साथ न्याय नहीं करेगा, बल्कि इसी तरह की फोर्जरी करेगा। जो लोकल नेता को पकड़ के ये सीएम साहब से और प्रदेश अध्यक्ष जी से ही मिले हैं, तो ऐसे कोई भी जाके उनसे मिल सकता है। लेकिन सीएम साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि वो तो सच का साथ देंगे इस मामले में, कभी भी उन्होंने 10वीं की मार्कशीट है, जो एलिजिबिलिटी उनके अंदर चुनाव लड़ने के लिए जो 10वीं का उन्होंने फर्जी मार्कशीट यूज़ किया है, उसके ऊपर मेरे आरोप हैं कि वो फर्जी और नकली है। और वो आरोप मेरे इसलिए हैं कि उन्होंने जो बोर्ड दिखाया है, ना तो वो बोर्ड कभी हरियाणा में रहा ना कभी इंडिया में रहा, वो एक फर्जी बोर्ड है और उस बोर्ड का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो 1981 में इन्होंने जो ये अपनी जो 10वीं की जो मार्कशीट दिखाया है, इसके अंदर इस तरह की कोई भी मार्कशीट नहीं बनती थी उस तरह से जैसे कंप्यूटराइज इन्होंने बनाया हुआ है।
दूसरी बात, ये जब 1981 में अपने को दिखा रहा है, उस टाइम प्रेस की बनती थी या फिर दूसरे और कोई टाइपिंग से होती थी, इस तरह की कोई मार्कशीट नहीं आती थी। जो सब्जेक्ट इन्होंने दिखाए हुए हैं ना, ये सब्जेक्ट कभी उस टाइम होते थे। दूसरा, जो उन्होंने जो बताया है कि मैंने 10वीं की है, तो उसने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया हुआ है कि मैंने किस स्कूल से 10वीं किया है। स्कूल का कोई नाम नहीं है, बिना स्कूल के 10वीं उन्होंने कैसे कर ली। तो इसमें सारा उन्होंने फोर्जरी और 420 किया हुआ है। जब की एक शर्त थी कि वही आदमी इलेक्शन लड़ सकता है जो 10वीं पास होगा। जो आदमी 10वीं पास नहीं है, वो अहंकार में आके, जिद में आके ये कह रहा है कि मैं तो जनता के वोटों से बन गया हूँ, लेकिन वो क्या उन्होंने जनता को ये बताने का काम किया था कि मैं 10वीं पास नहीं हूँ, फिर भी मैं आपका वोट ठगने का काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं धारवाड़ा की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। और मैं सरकार से और अपने जो हमारा प्रशासन है उन सबसे मांग करता हूँ कि इसकी जो हम जाँच, अब चुनाव आयोग के थ्रू जो जाँच आई है उसकी निष्पक्ष जाँच करे, और अगर ये दोषी है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने चुनावी सिस्टम के साथ धोखा किया है, धारवाड़ा की जनता के साथ धोखा किया है, और हमारे जितना भी ये चुनावी सिस्टम है इनको कहीं ना कहीं इन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया है। तो मेरी डिमांड अपनी सरकार से भी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी है, और हमारी जितनी भी यहाँ की प्रशासन है, डीसी साहब के माध्यम से, मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ये इनको जब तक जांच पूरी ना हो जाए, ऐसे 420 और ठगी करने वाले आदमी को ना तो शपथ दिलानी चाहिए, ना ही उनको कोई पावर इस तरह की देनी चाहिए कि वो अगर इस तरह की कुर्सी पर बैठता है 420 करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो हम क्या ना माने कि वो गलतियां और नहीं करेगा, क्यों ना ये माने। क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो नगर पालिका में बैठ के किसी भी फंड का दुरुपयोग कर सकता है, हमारे धारवाड़ा के नुकसान किसी भी चीज़ में, किसी भी सूरत में वो हमें पहुंचा सकता है। तो धारवाड़ा की जनता के साथ साथ मैं भी आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी उचित जांच और समय सीमित दायरे में हो, लंबा ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि ये लंबा 2-4 साल खिंच जाएगा और ये इन चीज़ों के साथ कानून आपने तो आरटीआई लगाई, आरटीआई में क्या कुछ आया और किस किस पॉइंट्स पे आपने आरटीआई मांगे थे? आरटीआई मैंने मांगा है कि इन्होंने 10वीं जो की है, इन्होंने जो वर्जन दिया है, 2 अलग अलग इन्होंने अपने बर्थ डेट दिखाया हुआ है, एक 57 का दिखाया हुआ है, नकली सर्टिफिकेट में 64 का दिखाया हुआ है। इनके बच्चों का जो जन्म है वो उनसे फैमिली कार्ड से मैच करते, तो कुछ भी इनका मैच नहीं हो रहा। नॉमिनेशन फॉर्म में इन्होंने बताया कि मैंने 60 वर्ष पूरा कर लिया है, जबकि अगर 64 से देखें तो इन्होंने 56 ईयर ही पूरा किया है। तो इनकी सब बातों में डिफरेंस है, कहीं भी कोई बात एक रूपता कहीं भी नहीं है। मेरा तो यही आपसे कहना है कि उसकी उचित जांच जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड सर, मैं बोर्ड का उस बोर्ड से किस बोर्ड से जाके मांगू? ये बोर्ड ही कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, ये बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरा तभी तो मैं आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, और मैं सरकार से, प्रशासन से और चुनाव आयोग से क्यों मांग कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड कहीं है ही नहीं। और 1981 के अंदर ये अपने आप को दिखा रहा है कि 10वीं पास मैंने की थी, तो आप खुद उसकी जांच कर ले, वो तो है ही नहीं उस तरह का डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट के पास जब सूचना आ गई है या डीसी साहब के माध्यम से उन्होंने सूचना मांगी है, तो अब गवर्नमेंट को यहाँ से लिख के देना है। सरकार के हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको तो सच और झूठ के बारे में सब कुछ पता होता है। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी 2 मिनट में कर सकते हैं। IAS अफसर हैं, उनको तो बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। मेरी अपनी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जो चुनाव लड़ा है और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, तो इनको जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए, ना तो इनको कोई ओथ देना चाहिए, ना कोई पावर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आदमी को ओथ और पावर दी जाती है तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता है, और जनता का विश्वास जहाँ टूटता है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी कानून को फॉलो करने में आगे वो उतनी तत्परता नहीं दिखाते हैं। संदीप जी, अगर सरकार, प्रशासन इस पर कोई आपकी शिकायत पर स्टेप नहीं लेता है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, मैं, हमारे सारे अफसर जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई डिले करेंगे। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करेंगे, और अगर किसी वजह से अगर वो जांच में किसी तरह से देरी होती है तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा, कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट के माध्यम से मैं अपनी जो भी न्याय लेने की प्रक्रिया है उसको पूरा करूँगा। आज खुद कंवर सिंह जी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब ठीक हैं। वो सर, मुझे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कंवर सिंह जी सोशल जो अपना ये लाइफ जो जीते हैं और ये जो ढोंग उन्होंने किया है, क्या उनका कोई नैतिकता नहीं बनती कि अगर उन्होंने 10वीं पास नहीं किया तो उनको इस पद पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो जनता को ये धोखा देने का जब काम कर रहे हैं और ये सबके सामने जब आ गया है, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझ पर मानहानि का केस करे? मैं तो उन पर, वो तो कानून के दायरे में अगर फंसेगा कोई आदमी तो उस पर कार्रवाई तो होगी। वो मुझे कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ मैं जाऊँ, लेकिन कल को अगर वो 420 के केस में साबित होते हैं और उनको सजा हो जाएगी, फिर वो किसको दोष देंगे? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि आपके लगाए हुए आरोप निराधार है। मेरे आरोप अगर निराधार है तो वो कोर्ट में जाए और मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। मेरा एक भी आरोप मैंने जो उन पे लगाया किसी भी तरह से कोई झूठ नहीं, और समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें सच भी साबित हो जाएंगी कि उन्होंने जो 1981 का जो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया है, ना तो वो बोर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, ना उन्होंने किस स्कूल से ये 10वीं पास की है, ना उस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टोटल पूरा फोर्स डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो जाँच तो उनके खिलाफ है। मेरे, अगर मैं कहीं गलत होता तो मैं इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता।
चेयरमैन साहब पे ये आरोप भी जनता लगा रही है कि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, उससे क्या जांच पे प्रभाव पड़ेगा सर? नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी पार्टी में आस्था रखना एक अलग बात होती है और कोई भी हमारी पार्टी में आ सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देती, ये सबको पता है। और अगर उनका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो कोई उनको कानून, क्योंकि कानून में जो आदमी अगर गलत साबित होगा तो सरकार कभी भी ऐसे गलत आदमी का कहीं कोई समर्थन नहीं करती और ना उनका साथ देती है। रही बात उनको सीएम साहब से मिलवाने की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मिलवाने की बात, तो एक हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया था, वही नेता हमारी पार्टी को अंधेरे में रख के, सीएम साहब को अंधेरे में रख के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी को अंधेरे में रख के ऐसे लोगों की जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जो चुनाव लड़ने की शर्त को पूरा नहीं करते, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जांच के संदेह के घेरे में वो खुद भी आएंगे। सर आप कह रहे हैं हमारी पार्टी, क्या अभी भी आप भाजपा में ही है? सर मैं भाजपा में ही था और भाजपा में ही हूँ और भाजपा में ही रहूंगा, मैं कहीं उनसे दूर नहीं हूँ। इलेक्शन मैंने इसलिए लड़ा था क्योंकि जनता मुझसे उम्मीद करती है। जबकि विरोधी होकर आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं विरोधी होकर चुनाव नहीं लड़ा था। देखिए, हमारी जो भाजपा पार्टी और मैं लोगों के बीच में रहा था, तो उन लोगों ने, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता और मेरी पोजीशन आप देखिए, मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ, अगर मेरा चुनाव लड़ना कहीं भी आपको लगता है कि मैं गलत लड़ा हूँ तो उन लोगों के साथ वो धोखा होता जो धारवाड़ा के लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता, जो हमारी जेजेपी गठबंधन को जो टिकट गया था उनका प्रत्याशी 6ठे नंबर पर आया था, लेकिन वो चीज़ें हम सब भुला देते हैं। मेरा चुनाव लड़ना, अब मैंने अपनी पोजीशन और आप लोगों ने देख लिया कि क्यों मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने अपनी जो आप लोगों के सामने साबित कर दिया है। संदीप जी, चर्चाएं तो यहाँ तक है कि मामला हाईकोर्ट तक जो विरोधी पार्षद हैं या जो चेयरमैन के उम्मीदवार रहे हैं उन्होंने ले गए हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव में अगर कुछ गलतियां किसी उम्मीदवार ने की है तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जहां तक संभव है हर संभव कोशिश की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में अगर उन्होंने गलती की है तो सजा भी उनके लिए है। हाईकोर्ट में गए हैं या नहीं गए हैं? सर अभी मामला चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग से और हमें प्रशासन से और हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो सच का साथ देंगे और उचित फैसला लेंगे। अगर वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है, जबकि ऐसी कोई हमें लग नहीं रहा कि वहाँ से न्याय, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और न्याय जनता को जरूर देंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि आरओ से क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। जब आरओ के पास हम नॉमिनेशन जमा कराते हैं तो वो कोई कैसा भी डॉक्यूमेंट देते हैं वो एज्यूम करते हैं और उसके साथ एक शपथ पत्र लिया जाता है कि उन्होंने जो कहा है, जिस उम्मीदवार ने, वो सच कहा है। अगर उन्होंने संविधान की शपथ गलत ली है, उस दिन नॉमिनेशन करते समय उन्होंने एफिडेविट झूठा दिया है, तो ये गलती उम्मीदवार की है, ना कि आरओ साहब की है। संदीप जी, आप बीजेपी में रहे हैं और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनका साथ देगी? हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी फर्जी और नकली और जैसे ये गलत काम करने वालों का कोई साथ कभी नहीं देती है। बीजेपी पार्टी बड़ी स्वच्छ पार्टी है। उन लोगों का, जो लोगों की जो राय होती है उनके साथ मिलकर सामंजस्य बैठाकर हम लोग चलते हैं। हम लोगों का ये ध्येय नहीं होता है कि हम लोगों के साथ फर्जीपना करें और डॉक्यूमेंट्स इस तरह से नकली आधार पर चुनाव लड़ने वालों का समर्थन करें। तो भाजपा पार्टी कभी भी ऐसे उम्मीदवार का कोई समर्थन नहीं करती। आप तो भाजपा से रिजाइन कर चुके हैं। सर रिजाइन कर दिया, लेकिन मैं हूं तो भाजपा में। मेरी नीति और मेरी आस्था मोदी जी में भी है, मेरी भाजपा में भी है, तो मैं उनसे कोई दूर नहीं हूं। पद रहना अलग चीज़ होती है, पार्टी का सदस्य होना अलग बात है। तो मैं पार्टी में आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो क्या जो नए चेयरमैन है वो पार्टी के सदस्य है या नहीं है? नहीं, वो पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने जीतने के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने अपने आप के बचाव करने के लिए भाजपा की तरफ भागे हैं। उनका कभी कोई भाजपा की रीति और नीति में कभी कोई विश्वास नहीं रहा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला है ये? बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उसी से भरा हुआ ये फैसला है। धारवाड़ा की जनता के साथ में धोखा नहीं है? आपको क्या लगता है? धारवाड़ा की जनता ने उनको, जैसे अब मैं बात करूं तो धारवाड़ा की जनता से आप जाके पूछिए, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जब से उनको ये पता चला है कि जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लड़ा है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, तो उसके बाद उनमें रोष भी काफ़ी ज़्यादा है कि ये आदमी अगर इस तरह से कर रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे चुनावी सिस्टम को और जो हमारा संविधान है उसको ध्वस्त करने का काम किया है। भाजपा नेता यदि मुख्यमंत्री के साथ ही यदि गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट करते हैं, उससे मुलाकात करवाते हैं, तो क्या भाजपा की छवि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है ऐसे, लेकिन ये ना तो हमारी पार्टी की गलतियां हैं, क्योंकि ऊपर के कोई जब तक कानून में बात नहीं जाएगी, कैसे हमारे सीएम साहब को पता चलेगा, कैसे हमारे पार्टी के बड़े नेताओं का काम पता चलेगा कि कौन आदमी सही है कौन गलत है? ये तो उन नेताओं का फर्ज बनता है जो हमारे लोकल रूप से यहाँ रहते हैं और जो लेके जाते हैं। जो इंसान इनको यहाँ से रेवाड़ी से सीएम साहब के पास लेके गए हैं, उन्होंने उनको अंधेरे में हमारे सीएम साहब को रखा है, तो ये गलती उस स्थानीय नेता की है। वो स्थानीय नेता, यदि ये चेयरमैन साहब गलत साबित होते हैं तो उन स्थानीय नेता को क्या पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे नेता के खिलाफ जो पार्टी की रीति नीति के खिलाफ काम करते हैं और जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे नेता के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। का 2 दिन का टाइम होता है, उसमें जांच भी किया है और फिर भी अगर संदीप बोहरा को कोई एतराज़ है तो वो अपनी कार्रवाई करे और जांच कराए, चाहे वो कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई डुप्लीकेशन नहीं है। मैं पहले जिस पार्टी में था, कोई मैं पदाधिकारी कभी किसी पर रहा ही नहीं कांग्रेस का, मैं तो उधर ही बिछाता था।
मैंने दरी बिछा नहीं, वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन वफादारी और निष्ठा से काम किया था। अब बीजेपी का जो वफादारी और निष्ठा से काम करूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का। गांव का विकास चाहता हूं और जनता के काम तो सरकार के साथ तो रहना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अब कसम खा चुका हूं कि आजीवन बीजेपी के साथ ही रहूँगा। तो आप निराधार है जो आरोप लगाए? हाँ बिल्कुल निराधार है।